नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मैं अपने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और ये इससे पहले हमने एक्सचेंज रेट का पहला वीडियो बनाया था और आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सचेंज रेट पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट दिया गया और इसके 3 क्लासिफिकेशन होते हैं: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो हमारे सिलेबस में है। ये 3 सिस्टम होते हैं। इससे पहले हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम देख लिया था और हम आज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। When the government sets and maintains the forex rate at level higher or lower than equilibrium exchange rate as determined by the market forces of demand and supply, it is called as fixed exchange rate system. सबके दिमाग में माइक्रो इकोनॉमिक्स का 11th क्लास में जो आपने पढ़ा था, प्राइस का डिटर्मिनेशन, मार्केट में किसी वस्तु का किस प्रकार से हम प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं। तो आपने देखा होगा 2 टूल्स हमारे पास हैं, डिमांड और सप्लाई। और ये जो दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पर प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है और इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाती है। उसी तरह यहाँ भी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ये डिमांड और सप्लाई की जो लाइन्स हैं जहाँ मिलती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज डिटर्मिनेशन होता है। ये इक्विलिब्रियम जो है मार्केट फोर्सेज के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, जो मार्केट फोर्सेज के द्वारा डिटरमाइन किया गया, इससे ऊपर और इससे नीचे जो भी एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है। जो मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो होता है वो या तो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होगा या तो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होगा। व्हेन द गवर्नमेंट सेट्स एंड मेंटेन्स, ये इसको करता कौन है? तो गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। व्हेन द गवर्नमेंट सेट्स एंड मेंटेन्स द फॉरेक्स रेट एट लेवल हायर और लोअर देन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट as determined by the market forces of demand and supply, it is called the fixed exchange rate system. If the value of domestic currency is deliberately जानबूझकर lowered, उसको कम किया गया, that is set at a price higher than the equilibrium price. इक्विलिब्रियम जो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन किया गया, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर अगर जानबूझकर सरकार ने किसी रेट को फिक्स किया है, एक्सचेंज रेट को फिक्स किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डीवैल्यूएशन कहेंगे। मतलब करने का आगे एग्जांपल भी दिया होगा। अगर मान लिया मार्केट फोर्सेज में $1 इक्वल टू 50 डिटरमाइंड हो गया मार्केट फोर्सेज के द्वारा, अगर उससे ऊपर एक्सचेंज रेट सरकार ने डिटरमाइन किया, मतलब $1 इक्वल टू 60 डिटरमाइन किया, तो ये $1 इक्वल टू 60 में रुपये का डीवैल्यूएशन हुआ, रुपये की वैल्यू घट गई। पहले $1.50 था, अब $1.60 हो गया, मतलब डीवैल्यूएशन हुआ। डीवैल्यूएशन का टर्म्स का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब सरकार के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। तो डीवैल्यूएशन हमेशा मार्केट फोर्सेस से ऊपर एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इफ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डिलिबरेटली raised, that is set at a price lower than the equilibrium price by the government, it is known as devaluation. If the value of domestic currency is deliberately, जानबूझकर यहाँ भी किया जा रहा है, अगर मार्केट फोर्सेज के द्वारा जो डिटरमाइन किया गया है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, उससे नीचे अगर एक्सचेंज रेट सरकार ने निर्धारित किया, सेट किया या मेंटेन किया, तो उस केस में हम रीवैल्यूएशन वर्ड का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या है? अगर मार्केट फोर्सेज के द्वारा $1 इक्वल टू 50 एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है, तो उससे नीचे मतलब $1 इक्वल टू 40, तो इस केस में रुपये की वैल्यू बढ़ गई, तो ये रिवैल्यूएशन का केस बन जाता है। नोट है आपके सामने स्क्रीन पर, मार्केट फोर्सेज डोंट हैव एनी रोल टू प्ले इधर इन रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन, ठीक है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट फिक्स करती है। रीजन्स ऑफ डिवैल्यूएशन, इसके कारण क्या है? डिवैल्यूएशन के, मुद्रा का अवमूल्यन इसको कहते हैं हिंदी में।
Countries often बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था ना बार बार, इसलिए मैंने इसको एरोप्लेन मोड में डाल दिया. नाउ कंट्रीज ऑफन लेस डेवलप्ड कंट्रीज devalue their currency to make it cheaper in relation to foreign currency. ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपनी करेंसी का डिवेल्यूशन करती हैं ताकि उनकी करेंसी सस्ती हो जाए और जिससे वो उनका उनके यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ जाए, उनको फॉरेन एक्सचेंज मिले ताकि उससे अपने ज़रूरत के सामानों को परचेज कर सकें, इंपोर्ट कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, इफ मार्केट इक्विलिब्रियम इज एट $1 is equal to 50 rupees, rupees 50, and government goes in for devaluation of rupee, then it can set it at rupees $1 is equal to 60. This planned fall in the value of domestic currency is expected to raise the demand for countries goods and services in rest of the world. मतलब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किया जाता है, thereby raising its exports. As exports rise due to devaluation, it is expected to increase the supply of foreign currency into the domestic economy. This helps in paying for the imports made from rest of the world. एक बार ध्यान देंगे, एज एक्सपोर्ट्स राइज, जैसे ही हमारा निर्यात बढ़ता है ड्यू टू डिवेल्यूशन के कारण, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. ये उम्मीद किया जाता है, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू द डोमेस्टिक इकोनॉमी. ओके, ये फॉरेन करेंसी की सप्लाई वो बढ़ जाए, एक्सपेक्ट किया जाता है. दिस हेल्प्स इन पेइंग फॉर द इम्पोर्ट्स मेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और ये जो हमारे लिए सहायक होता है, जो इम्पोर्ट्स मेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इम्पोर्ट करना होता है, उसमें ये सहायक होता है, हेल्पफुल होता है. A fall in value of domestic currency due to devaluation is expected to attract private foreign investment. ठीक है, क्योंकि यहाँ सामान परचेज करना, इन्वेस्टमेंट करना आसान हो जाता है. एज वेल, बिकॉज फॉर एवरी डॉलर द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू गेट गुड्स वर्थ मोर रुपीज, मोर द इन्वेस्टमेंट, मोर इज द जीडीपी ग्रोथ इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. बिल्कुल सही है, जितना ही इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही स्ट्रक्चरल या दूसरे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होंगी, उससे जीडीपी का विस्तार होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी. इम्प्लीकेशन ऑफ डिवल्यूशन, और यही कारण है कि बहुत सारे कंट्रीज इस डिवल्यूशन को, एफडीआई को लाइक करते हैं. अगर एफडीआई इस माध्यम से ज़्यादा होता है तो इससे ऐसे डिवल्यूशन को अच्छा माना जा सकता है. इम्प्लीकेशंस ऑफ डिवल्यूशन, रुपये की डिवल्यूशन का क्या इम्प्लीकेशन है, क्या परिणाम होगा. डिवल्यूशन लीड्स टू एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट. ओके, ये क्वेश्चन एसएसएन रीजनिंग में भी आ सकता है, इसलिए हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है. डिवल्यूशन लीड्स टू एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट. नेक्स्ट पॉइंट, इफ सप्लाई ऑफ डॉलर इज इन एक्सेस in comparison to its demand, then the price of dollar will fall. In this situation, the very purpose of devaluation will be lost for us. If supply of dollar is in excess, अगर supply of dollar बढ़ जाए, एक्सेस हो जाए, in comparison to its demand, डिमांड से ज़्यादा हो जाए, then the price of dollar will fall. तब प्राइस ऑफ डॉलर क्या हो जाएगा, वो फॉल हो जाएगा. इन दिस सिचुएशन द वेरी पर्पस ऑफ डिवल्यूशन विल बी लॉस्ट फॉर अस. Next point, hence it becomes essential for our government to purchase dollar in the international money market. Accordingly, the government reserves of foreign exchange must rise. We already know that in India, RBI is engaged in the sale and purchase of foreign currency. Okay, so ये हमारा important points था. According to the government, reserves of foreign exchange must rise. We already know that in India, RBI is engaged in the sale and purchase of foreign currency. ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकल देखते हैं और क्लियरिटी आएगी. तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिवल्यूशन, अब डिवल्यूशन को ग्राफ से दिखाया गया है. यहाँ पर ये दो लाइन्स हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है वो डिमांड है, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी डीएफ, और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ये अपवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व है.
ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ ओ आर जो है मार्केट एक्सचेंज रेट है, और ये $1 = 50 पर दिखाई दे रहा है, $1 $1 = 50। अब एक्सचेंज रेट को अगर गवर्नमेंट ने डिलिबरेटली हाई जगह मतलब OR1 पर सेट किया है, दैट इज $1 = 60, तो ये डिवैल्यूएशन बता रहा है। ओके, इसी तरह अगर इक्विलिब्रियम रेट से नीचे होगा, जो कि अगले डायग्राम में हो सकता हो, यहाँ पर रीजन, इसके बाद हम देखते हैं। हाँ, तो regions of devaluation. Countries revalue their currency to make it costlier in relation to foreign currency. For example, if market equilibrium is at rupees $1 = 50 rupees, and government goes in for revaluation of rupees, then it can set it at a $1 = 40 rupees. One of the common cause of revaluation is the change in the interest rates of various countries. In order to maintain its profitability and economic competitiveness, a country may resort to revaluation. तो यहाँ पर बताया गया है कि रिवोल्यूशन कैसे होता है। तो अगर मार्केट जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन हुआ उससे अगर नीचे गवर्नमेंट फिक्स करती है तो वो रिवैल्यूएशन का केस होगा। मतलब $1 = 50 अगर मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन किया गया है और गवर्नमेंट ने $1 = 40 किया, तो ये रिवैल्यूएशन का केस बनता है। और ऐसे केस में क्या होता है, वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ रिवैल्यूएशन इज द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स में परिवर्तन होने की वजह से रिवैल्यूएशन का कारण का एक वजह बन जाती है। वेरियस कंट्रीज इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड इकोनॉमिक competitiveness, a country may resort to revaluation. Countries can also revalue their currency for speculative purpose, जो कि किन्स किया करते थे, जेमकिंस, उनको बहुत पैसा इससे मिलता था। सटोरिया थे, बहुत बड़े सटोरिया थे, वो शेयर मार्केट के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। पर एज फॉर एग्जाम्पल, प्रायर टू द 2016 ब्रेक्सिट, इससे ब्रिटेन जो एग्जिट हो गया था, है ना, यूरोपियन यूनियन। तो ब्रेक्सिट बाय यूके, अ लॉट ऑफ कंट्रीज रीवैल्यूड देयर करेंसी टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी। इम्प्लीकेशंस ऑफ रीवैल्यूएशन रुपी, क्या इम्प्लीकेशंस है इसके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रीवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। जब रीवैल्यूएशन होता है तो एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी हो जाती है इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, द RBI मस्ट फुलफिल this excess demand by releasing supply from the foreign exchange reserves. Okay. Third point है, in case this supply is not released, there may emerge a black market for the sale and purchase of dollars. In case this supply is not released, there may emerge a black market for the sale and purchase of dollars. Next point है, the buyers may have to pay a price much higher than what is fixed by our government. Okay, the buyers may have to pay a price much higher than what is fixed by our government. ठीक, तो ये हमारे जो important points हैं। Note, in fact, it was the issue of currency devaluation and revolution which led to the establishment of IMF. Its main aim was to regulate the frequent deliberate settings by countries to gain an unfair competitive advantage over others in international trade. अब देखिए, रीवैल्यूएशन को ग्राफिकल दिया गया है, जैसा कि हमने चर्चा कर लिया था कि इक्विलिब्रियम जो एक्सचेंज रेट है जो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन किया गया, उससे नीचे एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है और ये रीवैल्यूएशन का केस बनता है। सम वाइटल डिफरेंसेस, appreciation of the domestic currency occurs when the value of the domestic currency rises in the international money market because of the market forces of supply and demand. The government plays no role whatsoever in appreciation में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन अगर यही रिवैल्यूएशन है, अब तो रिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी occurs when the value of the domestic currency is deliberately raised by the government by lowering the exchange rate. The market forces of supply and demand play no role whatsoever. ठीक है। तो एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन जो है, एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ये मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है, मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, जबकि रीवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है।
अब आते हैं डिप्रिसिएशन वर्सेस डिवेल्यूशन। तो डिप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द domestic currency reduces in the international money market because of the market forces of supply and demand. The government plays no role whatsoever. गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है डिप्रिसिएशन में। यही डिवेल्यूशन देखते हैं, उसका उल्टा हो जाएगा। डिवेल्यूशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द domestic currency is deliberately reduced by the government by raising the exchange rate. The market forces of supply and demand play no role whatsoever. अब इसके बाद आते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को हम देखते हैं। एग्जिस्टेड इन मोस्ट कंट्रीज प्रायर टू 1920s, 1920 से पहले एग्जिस्ट करता था। ईच कंट्री वॉज टू डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। हर कंट्री को अपने करेंसी को गोल्ड के टर्म में रिलेट करना था। अकॉर्डिंगली गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी वॉज टेकन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन टू currencies was determined. For example, if $1 is equal to 4 gram of gold and 1 rupees is equal to 2 gram of gold, so LHS is बराबर है, इसलिए 2 ग्राम गोल्ड 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो हमारा कर सकते हैं कि देन ऑफ 2 ग्राम ऑफ गोल्ड देन $1 इज इक्वल टू 2 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हम LHS और हमारे तरफ दोनों $1 इज इक्वल टू 4 ग्राम है और 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 2 ग्राम, तो सीधा ही देखिए डबल हो जाता है ना, दो। इसलिए अगर ये दो डबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या, $1 इज इक्वल टू 2 रुपीज़। अब हम आते हैं दिस फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट पर। दिस सिस्टम वॉज ऑल्सो नोन एज मिंट पर वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट और मिंट पैरिटी। मिंट वैल्यू ऑफ करेंसी implied गोल्ड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी। मिंट वैल्यू ऑफ करेंसी क्या इम्प्लाई करता है, गोल्ड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी। ओके, so next point, the main problem with the gold standard system was that it required large reserves of gold. This raised the demand for gold, but its supply was extremely scarce. Okay, यही कारण है इसको हटाना पड़ा। Hence 1944 a UN conference was held in Bretton Woods in USA. This conference suggested some adjustments in the exchange rate determination, although under the fixed exchange rate system itself. Thus, this new system came to be known as Bretton Woods system of exchange rate, adjustable peg system of exchange rate. तो एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट का जन्म कैसे हुआ और क्या किन किन परिस्थितियों में हुआ, 1920 से इसकी कहानी आगे बढ़ती है। ओके, और इसको अब हम आते हैं ब्रेटन वुड्स एडजस्टेबल पेग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, तो अभी हमारा, चलिए इसको यहाँ पढ़ के इस वीडियो को अंत करूँगा। तो ब्रेटन वुड्स एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, डिफरेंट कंट्रीज वर रिलेटेड और पेग्ड। पेग्ड का मतलब क्या, रिलेट करना। डिफरेंट कंट्रीज वर रिलेटेड और पेग्ड टू वन करेंसी दैट इज US डॉलर। US डॉलर वॉज गिवन अ गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स्ड प्राइस। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ अ करेंसी to US dollar implied value of that currency to a gold. Value of a currency that is US dollar implied value of that currency in US in gold. Gold continued to be the ultimate unit of a comparison, that is parity. Parity का मतलब comparison between any two currencies. Small and occasional adjustments in the parity value of currency were allowed, but only with the permission of IMF. IMF के permission के बाद ही कर सकते थे। Thus, this system was also abolished in 1977 and replaced by more dynamic flexible system of exchange rate. और इस तरह से flexible exchange rate system का जन्म होता है। तो अब फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बीच डिफरेंसेस क्या हैं, इसको हम देखते हैं और इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।